नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। सतलुज नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण राजस्थान और पंजाब के किसान लुधियाना में इस प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन लुधियाना में क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है और साथ ही ये पूरा मुद्दा क्या है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद देखेंगे कि किसानों का विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब तक की कहानी क्या रही है। ये मुद्दा एनजीटी के पास, यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, उसमें भी गया गया है प्रदूषण के कारण। तो अब तक किस प्रकार के कदम उठाए हैं या एनजीटी ने किस प्रकार का निर्णय दिया है, इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या स्थिति है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार की कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, यानी आगे की राह क्या होगी। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण से संबंधित है। साथ ही गवर्नेंस जैसे खंडों से भी जुड़ जाएगा, यानी प्रश्न पत्र 2 से भी जुड़ेगा, क्योंकि इसमें एनजीटी और एनजीटी के अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसी प्रकार से जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस जैसी संस्थाएं भी आ जाती हैं। तो गवर्नेंस संबंधी खंडों से भी जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि अब यूपीएससी का हम मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का जो बैच है उसमें एडमिशन अभी प्रारंभ है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तेजी से एडमिशन लीजिए। साथ ही इंग्लिश माध्यम का जो बैच है ये 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी शाम को 6 बजे। जहां पर ये बैच प्रारंभ होंगे उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समय होगा शाम को 6 बजे। लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 23 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए संभव 2025 शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित मिलेंगे, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, और सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज। इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा, तो आप इस प्रोग्राम से भी निश्चित रूप से जुड़िए। अब अपनी खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बताया गया था कि सतलुज नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण राजस्थान और पंजाब के किसान लुधियाना में प्रदर्शन कर रहे हैं। लुधियाना में जो प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लुधियाना से निकलने वाला एक बुढ़ा नाला लुधियाना की औद्योगिक इकाइयों से बेहद ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, और ये बुढ़ा नाला आगे चल करके सतलुज नदी में मिलता है, जिससे सतलुज नदी का जल बेहद ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। सतलुज नदी से ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर में पानी जाता है, जिससे न केवल पंजाब के जिलों में रहने वाले किसान इस अपशिष्ट जल से प्रभावित होते हैं, प्रदूषित जल से प्रभावित होते हैं, बल्कि राजस्थान के कई जिलों में रहने वाले किसान भी इस प्रदूषित जल से प्रभावित होते हैं। न केवल उनकी कृषि भूमि इससे प्रभावित हो रही है, बल्कि पेयजल की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित हो रही है, और साथ ही मृदा की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होने के साक्ष्य मिले हैं। ये बुढ़ा नाला कहाँ पर है? ये लुधियाना में स्थित है। आप इसकी इस प्रकार से सतलुज नदी के पैरेलल स्थिति को देख सकते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 47 किलोमीटर के पास है। लुधियाना में स्थित औद्योगिक इकाई विशेष रूप से रंगाई से संबंधित जो औद्योगिक इकाई है, कपड़ा से संबंधित और
इसके अलावा चमड़ा से संबंधित जो औद्योगिक इकाई है उससे निकलने वाला चाहे वो ट्रीटमेंट प्लांट भी इनके लिए बनाए गए हैं, जैसे रंगाई उद्योगों से संबंधित काफी ट्रीटमेंट प्लांट, विशेष रूप से 3 महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट प्लांट लुधियाना में बनाए गए हैं, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते। इसके कारण जो अपशिष्ट जल है वो बुड्ढा नाला में बहता है और ये बुड्ढा नाला यहाँ पर सतलुज नदी से मिल जाता है। तो लुधियाना की कई औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो अनुपचारित है, यानी जो उपचारित जल नहीं है, वो अपशिष्ट जल बुड्ढा नाला के माध्यम से सतलुज नदी को प्रदूषित कर रहा है और इसके कारण राजस्थान और पंजाब के किसान इस पूरे प्रदूषित जल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बैनर के तले कर रहे हैं, कई नामों से इनका विरोध प्रदर्शन जाना जाता है। उनमें से एक नाम है जैसे जहर से मुक्ति आंदोलन, क्योंकि नदी का जल लगातार प्रदूषित हो जा रहा है, एक प्रकार से वो जहर के रूप में काम कर रहा है। इसलिए एक जो नाम है इस विरोध प्रदर्शन का वो है जहर से मुक्ति आंदोलन और दूसरा है काले पानी दा मोर्चा। अलग-अलग लोग इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे काले पानी दा मोर्चा का जो नेतृत्व है, वो महत्वपूर्ण लुधियाना के ही पर्यावरणविद अमनदीप सिंह बैंस, कुलदीप सिंह खैरा और जसकीरत सिंह द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो जल प्रदूषण है, इस जल प्रदूषण से पंजाब, राजस्थान में कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, मृदा प्रभावित हो रही है, यानी सॉइल हेल्थ पर नुकसान पड़ रहा है, पेयजल भी प्रभावित हो रहा है और ओवरऑल जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो भी प्रभावित हो रहा है। इसके संदर्भ में किसानों की कई महत्वपूर्ण डिमांड है। वे डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट है, उसका डिस्चार्ज इसमें नहीं किया जाए। सतलुज नदी में उसको डिस्चार्ज होने से रोके, उसके निर्वहन को रोका जाए। इसके अलावा इसके संदर्भ में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो भी सिफारिशें हैं, उनको तेजी से लागू किया जाना चाहिए और जो प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एनजीटी के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद भी सरकार द्वारा किसी प्रकार के कोई कदम उठाए हुए नहीं दिख रहे हैं और इसके लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन इस पूरे प्रदूषण के खिलाफ हाल-फिलहाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसीलिए ये पूरा मुद्दा हमारी चर्चा का विषय बना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सतलुज रिवर है, ये सतलुज रिवर है, इसी से नहरें निकल रही हैं और ये जो नहर है, राजस्थान में प्रवेश करती है, ये है गंग नहर और ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये नहर कौन-सी है? ये है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई आप जानते हैं कि बहुत बड़ी है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में न केवल गंगानगर, बल्कि बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़ जैसे जिलों को इससे पानी मिलता है। न केवल वहाँ की कृषि भूमि इससे सिंचित होती है, बल्कि पेयजल की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के संदर्भ में भी ये नहर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और अगर सतलुज नदी से इसका पानी आता है और वो पानी प्रदूषित होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसानों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया ही जाएगा और उनके द्वारा ये डिमांड की ही जाएँगी कि इसका जो अपशिष्ट जल है, उसका निर्वहन सतलुज नदी में न किया जाए। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण यही है कि लुधियाना के कूमकला गाँव से निकलने वाली जो ये जो आप बुड्ढा नाला देख रहे हैं, ये बुड्ढा नाला लुधियाना के कूमकला गाँव से निकल रहा है। कूमकला गाँव से निकल रहा है और वली कला गाँव में यहाँ सतलुज नद वली कला गाँव में सतलुज नदी में मिल जाता है और तब तक ये 47 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक प्रकार से मीठे पानी की धारा है, जो जिसको हम बूढ़ा नाला के नाम से जानते हैं। लेकिन मीठे पानी की धारा तो है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल से बेहद ज्यादा प्रभावित है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो इसी पर 47 किलोमीटर के बाद सतलुज नदी में मिल जाता है कुंभकरा से निकलने के बाद। इसके प्रदूषण के स्रोत कौन-कौन से हैं बुड्ढा नाला के? लुधियाना शहर के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनसे अनुपचारित जो जल सीवेज अपशिष्ट इस बुड्ढा नाला में पहुंचता है, वो इसके प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना तो इसलिए की गई थी कि जो अपशिष्ट जल है, उसका निपटान किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है कि ये इकाइयाँ ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और इससे अपशिष्ट जल बुड्ढा नाला में लगातार प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से जो औद्योगिक अपशिष्ट की अगर आप पैमाने की बात करें, उसकी विशालता की बात करें, तो उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि लुधियाना का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें 200 से अधिक रंगाई से संबंधित इकाइयाँ हैं। इसके अलावा कपड़ा और चमड़ा बनाने वाली इकाइयाँ भी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे बहुत बड़ा अपशिष्ट जल की जो मात्रा है, वो इस बूढ़ा नाला में प्रवेश करती है। इसके अलावा
बहुत सी डेयरियां और अन्य नागरिक दुकानों से भी अपशिष्ट जल बूढ़ा नाला में जाता है, जो बूढ़ा नाला जैसे मीठे पानी की जो जल की धारा है उसे बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषित करता है, और ये प्रदूषित जल फिर आगे जाकर के सतलुज नदी में प्रवेश करता है। इससे कई तरह के प्रभाव पड़े हैं, और कई तरह के प्रभाव इस प्रकार से पड़े हैं कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जो सब्जी से संबंधित फसलें हैं और जो अन्य प्रकार की फसलें हैं, उनमें भारी धातुएं पाई गई हैं और कई विषाक्त पदार्थ भी मिले हैं, कई विषाक्त तत्व भी उनमें पाए गए हैं। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2008 की रिपोर्ट के अनुसार 2008 के बाद से प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ा है, प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है और कृषि भी प्रभावित हुई है, क्योंकि सोइल हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और कई रिपोर्ट तो इस प्रकार की आई है कि कई जिलों के लोगों में मानसिक विकार जैसी स्थितियों को भी जन्म दे रहा है, और कई मानसिक विकार जैसी स्थितियों के साथ साथ इसका कैंसर का भी ये कारण माना जा रहा है। इस प्रकार की भी रिपोर्ट डाउन टू अर्थ में प्रकाशित हुई है। तो जो क्षेत्रीय जल की निर्भरता की बात करें कि ये जो विरोध प्रदर्शन का जो विस्तार है, ये क्यों हुआ है राजस्थान तक? इसका कारण हमने आपको बता दिया है कि सतलुज नदी राजस्थान की गंग और इंदिरा गांधी नहरों को पानी उपलब्ध कराती है, जिससे प्रदूषण का जो प्रभाव है, बुड्ढा नाला की प्रदूषण का प्रभाव राजस्थान तक भी विस्तृत हो जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान के भी किसान पंजाब के किसानों के साथ मिलकर के जो लुधियाना की औद्योगिक इकाइयां है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और इसके खिलाफ एक पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तक की क्या कहानी रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सतलज नदी है, इस प्रकार से ये लुधियाना है, लुधियाना में बहुत सी औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं। ये बुड्ढा नाला है, इस प्रकार से इसकी 47 किलोमीटर की यात्रा है, और यहाँ पर फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नहर इस प्रकार से ये निकल रही है, और फिर ये यहाँ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में भी इसका ये अगर यहाँ से प्रदूषित हो गई है नदी, और इसका पानी फिर इस प्रकार से नहर से न केवल पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर और फाजिल्का जिलों से होते हुए राजस्थान में भी प्रवेश करता है, तो इससे न केवल पंजाब के इलाके प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि राजस्थान के इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। ये मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में भी लगातार चल रहा है, उसमें विचाराधीन है, क्योंकि इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में भी ले जाया गया है। तो उस वहां पर भी ये मामला लगातार चल रहा है। नवंबर 2018 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सतलज और ब्यास नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा हाल ही में अगस्त 2024 में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 3 SETP यानी जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि बुड्ढा नाला में प्रदूषित जल को रोकने के लिए बनाए गए थे, उन पर कार्रवाई करने और उनसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पंजाब किसने निर्देश दिए? पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि जो 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो कि लुधियाना में स्थित हैं और जिनका काम ये था कि वो अपशिष्ट जल को बुड्ढा नाला में जाने से रोके, उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कार्रवाई करने की स्थितियां भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन बुड्ढा नाला में हमें जो प्रदूषण के मानक हैं, उन मानकों में एक गैर अनुपालन की अवस्थिति देखने को मिलती है, स्थिति देखने को मिलती है, और बुड्ढा नाला में लगातार हमें ये चीज देखने को मिलती है कि चाहे वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा हो, चाहे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा हो, या टोटल जो निलंबित ठोस है, जो टोटल सॉलिड वेस्ट है की मात्रा है, उसकी मात्रा भी एक प्रदूषण के मानकों से उच्च स्तर पर दिखाई देती है। जैसे जब हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे से यह है कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, उनको कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो जो जितने ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो किस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं? वो आप जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर किसी भी जल में बीओडी की मात्रा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा ज्यादा होगी,
तो वो उस जल में कार्बनिक पदार्थों की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को अभिव्यक्त करेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जल प्रदूषित है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रदूषण का मापक है बीओडी जल में। इसके अलावा जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, इसका रासायनिक ऑक्सीजन का मांग का मतलब क्या है कि जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है वो सीओडी की मात्रा मापन के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। और ये भी जल में जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, जल की उनको विघटित करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण मापक है। तो उच्च सीओडी का भी मतलब है कि हाई लेवल का प्रदूषण जल में मौजूद है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मापक है। इसके अलावा जो कुल निलंबित ठोस है वो जल में निलंबित कणों को मापते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रीन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपी है, उसने कहा है कि जो बुढ़ा नाला है, उस बुढ़ा नाला में बीओडी, सीओडी और टीएसएस यानी कुल निलंबित ठोस, ये तीनों ही उच्च मात्रा में पाए गए हैं। जो निर्धारित मानक है उस निर्धारित मानकों से ऊपर के स्तर पर पाए गए हैं, यानी प्रदूषण का स्तर बड़े स्तर पर विद्यमान है। इसलिए उन इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, जिनका काम यह है कि वो बुढ़ा नाला में अपशिष्ट जल को जाने से रोके। यानी पहले से ही सीवेज को ट्रीटमेंट, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ही है कि अपशिष्ट जल को निपटान कर दिया जाए, उसको एक तरह से उसमें जो अपशिष्ट की मात्रा है उसको एकदम समाप्त कर दिया जाए और स्वच्छ जल ही जाना चाहिए आगे। तो 2022 की तुलना में 2024 में बीओडी, सीओडी और टीएसएस की सांद्रता अधिक है बुढ़ा नाला में। ये रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है और ये रिपोर्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उससे सौंपी। इसके अलावा जो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको बुढ़ा नाला में अपशिष्ट निर्वहन को रोकने का आदेश भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है। तो ये अब तक की कहानी है। आगे की राह किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार ये कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो अपशिष्ट जल को के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं, चाहे वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो और चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो सही तरह से फंक्शन करे। इसलिए सही तरह से फंक्शन करे और अपशिष्ट जल का निपटान करने में वो सक्षम हो, तो उनके फंक्शनिंग को ठीक करने की आवश्यकता है, उनकी कार्यप्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता है। जितने भी विनियमन बने हुए हैं, विनियम रेगुलेशन बने हुए हैं, उनका भी ठीक तरह से पालन किया जाना चाहिए, अनुपालन किया जाना चाहिए। और चाहे वो बीओडी की मात्रा हो, चाहे सीओडी की मात्रा हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, सीओडी हो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, या जो ठोस अपशिष्ट की मात्रा है, वो निर्धारित मानकों से ऊपर न जाए, इस बात का भी एक तरह से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं या जल को और ज्यादा एक प्रदूषित होने से रोकना है और उसके लिए किस प्रकार की संस्थाओं को खड़ा किए जाने की आवश्यकता है, तो इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ भी काम किया जा सकता है। केवल सरकार ही इस मामले में आगे ना बढ़े, बल्कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे संबंधित लोग भी इसके लिए आगे आ सकते हैं और सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित इसमें हो सकती है। इसके अलावा चाहे वो किसान हो, चाहे औद्योगिक इकाई से जुड़े हुए लोग हों, और चाहे औद्योगिक इकाइयां हों, चाहे किसान हो, चाहे अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हों, उनमें एक जागरूकता भी इसके संदर्भ में होनी चाहिए। और जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम इस मुद्दे में एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, एक जागरूक स्थिति पैदा कर सकते हैं और इस स्थिति के बारे में और ज्यादा एक प्रकार से संस्थाओं को खड़ा करके और संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुधार करके इस स्थिति में सुधार का काम कर सकते हैं। इसके के अलावा ये पूरी संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और क्या अब भी अपशिष्ट जल इस बूढ़ा नाला में जा रहा है या अन्य प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसका जल सतलुज नदी में जा रहा है, इसकी एक निगरानी होनी चाहिए और जो संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेही भी उसके लिए ठहराना चाहिए। तो इस तरह के अगर कदम उठाए जाएं तो प्रदूषण की स्थिति पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2024 में बुढ़ा नाला के पानी में कौन से प्रदूषक स्वीकार्य सीमा से ऊपर पाए हैं? आपके ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तर को ऊपर पाया है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्लोरीन और फ्लोराइड का स्तर,
या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को ऊपर पाया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।